आज से हम लोग केबीसी नैनो बिहार करेंट अफेयर का सब्जेक्टिव से संभावित प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में भी पढ़ेंगे। और यह बुक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा, जुडिशियल, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय एवं बिहार के अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। और इस किताब में यानी बिहार करेंट अफेयर केबीसी नैनो के इस किताब में अक्टूबर तक 2020 अक्टूबर तक के अप टू डेटेड करेंट अफेयरों को रखा गया है, जिसमें देखेंगे बिहार स्पेशल समसामयिकी के रूप में, बिहार स्पेशल समसामयिकी के बिहार स्पेशल एमसीक्यू और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, बिहार स्पेशल समसामयिकी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोजेल के इस्तेमाल की मंजूरी से बिहार में बदलेगी खेती की तस्वीर। क्या है कि 2 अक्टूबर 2020 बिहार कृषि विश्वविद्यालय की खोज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मंजूरी के बाद हाइड्रोजेल के इस्तेमाल से बिहार में अब कम पानी में भी अधिक पैदावार होगा। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर की इस खोज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मंजूरी दे दिया है और अब इसे पेटेंट कराने के लिए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय को भेजा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल पानी के अभाव में 30 से 35% की उत्पादन प्रभावित हो जाता था और ऐसे में हाइड्रोजेल के प्रयोग से खेती की तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही है। और बीईयू के मिट्टी विज्ञान विभाग ने पाउडर के शक्ल में हाइड्रोजेल तैयार किया है और खेत तैयार करने के बाद इसको बीज के साथ डाला जाएगा। और इसे तैयार करने वाले बीएयू के टीम के वैज्ञानिक डॉक्टर निंटू मंडल के अनुसार 1 ग्राम हाइड्रोजेल में 500 ग्राम पानी अवशोषित करने की क्षमता होती है और 1 हेक्टेयर में 10 किलो हाइड्रोजेल के इस्तेमाल किया जाएगा। और 1 किलो हाइड्रोजेल 350 रुपया में आएगा और इससे प्रत्येक किसान को 4 पटवन के बचत और 1 हेक्टेयर में 40 से 50 हज़ार का लाभ मिलेगा। आगे देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020। 25 सितंबर 2020 को भारतीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दिया है और यह चुनाव 3 चरणों में होगा। पहला चरण है 28 अक्टूबर में 16 जिलों के 71 सीटों पर चुनाव होना है और दूसरा चरण में होगा 3 नवंबर में 17 जिलों में 94 सीटों पर चुनाव होगा। और तीसरा चरण है 7 नवंबर को, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर में। 7 नवंबर में हो जाएगा 15 जिला में चुनाव, 78 सीटों पर चुनाव होना है। आगे है कि चुनाव परिणाम 10 नवंबर को आएगा। चुनाव परिणाम जो है वह 10 नवंबर को आएगा और चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार एक बूथ पर 1500 के बजाय 1000 वोटर को ही बुलाया जाएगा और हर पोलिंग स्टेशन के अंदर आने और बाहर जाने के दरवाज़ा पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर मुहैया कराया जाएगा। आगे देखेंगे कि घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को भारत में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवा प्रदान की जाएगी। दूसरा है कि ऑप्टिकल फाइबर सेवा घर तक फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाना है और यह राज्य में 45,945 गाँवों को जोड़ेगा और इस प्रकार यह परियोजना डिजिटल क्रांति को बिहार के सुदूर इलाकों तक भी पहुंचा सकती है।
राजमार्ग परियोजना में 350 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा और 14,250 करोड़ रुपए के लागत से सड़कें बनाई जाएगी और इन सड़कों से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। आगे देखेंगे कैमूर के पहाड़ियों पर महापसान स्थल। सोनघाटी सभ्यता के शोधकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी ने 25 नवंबर 2018 को रोहतास जिले के नौहट्टा ब्लॉक के अंतर्गत ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किले और हुरुमेता गांव के पास कैमूर पहाड़ियों पर 6 महापसान दफन स्थलों की खोज की थी। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि जंगल में एक स्थल से 10 महापसानिक समाधियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इन सभी पर पसान स्तंभ खड़े हैं। ये स्तंभ 50 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 मीटर तक के हैं। आगे है कि इस संस्कृति के आंशिक सावधान के साथ अंत्येष्टि सामग्री के रूप में कृष्ण लोहित मृत भाड़, लघु पसान उपकरण और मवेशियों के हड्डियों रखी जाती थी और इसके पश्चात कब्र के गड्ढा खोदते समय निकली मिट्टी से भर दिया जाता था और समाधि को भर देने के बाद उसके ऊपर और अगल बगल पत्थर के टुकड़े का ढेर लगा दिया जाता था या फिर पसान स्तंभों को कब्र के संकेत सूचक के रूप में स्थापित किया जाता था और उन्हें हड़घड़ी भी कहा जाता था। उत्तर भारत में इन समाधियों का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। आगे देखेंगे बिहार में कोसी रेल महासेतु परियोजना का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल के 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और इन 12 परियोजनाओं में किऊल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित है, एक इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना को भी शामिल किया गया है। सुपौल जिले के रायगढ़ निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण में 516 करोड़ की लागत आई है और कोसी नदी पर इस रेल महासेतु का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और यह पुल भारत नेपाल बॉर्डर एरिया के लिए भी बेहद अहम है और इस रेल मार्ग के जरिए मिथिला क्षेत्र के सीधा संपर्क उत्तर पूर्व के राज्यों से हो जाएगा। आगे है कि सरायगढ़ निर्मली के बीच पहले जाने के लिए सहरसा, मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए निर्मली जाना पड़ता था जिसकी दूरी 298 किलोमीटर होती थी। अब इसकी दूरी मात्र 22 किलोमीटर सिमट गई है। 1887 में निर्मली और भपतियाही सरायगढ़ के बीच मीटर गेज का निर्माण किया गया था और भारी बाढ़ और 1934 में आए विनाशकारी भूकंप ने यह रेल लिंक बह गया था। आगे देखेंगे संजीवन ऐप। 1 अगस्त 2020 को बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने संजीवन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और यह ऐप राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने के साथ साथ कोविड-19 परीक्षणों हेतु पंजीकरण करने को मदद करेगा और इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को निकट कोविड-19 परीक्षण केंद्र, कोविड-19 देखभाल केंद्र और अस्पताल में बेड की उपलब्धता आदि के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी और इस ऐप को राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाइट statehealthsocietyBihar.org या फिर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.health.bihar.nic.in के मोबाइल प्ले स्टोर पर डाउनलोड भी किया जा सकता है। आगे देखेंगे पटना भारत का सबसे गंदा शहर। पटना जो है वो भारत का सबसे गंदा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे 20 अगस्त 2020 को घोषित कर दिए गए, जिसमें बिहार के राजधानी पटना को देश का सबसे गंदा शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है, जबकि राज्य के अन्य शहरों का प्रदर्शन भी फिसड़ी रहा। और यह सर्वेक्षण पिछले वर्ष वित्तीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा कराया गया था और इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के 4242 शहरों को शामिल किया गया है।
आगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित होने के बाद इंदौर लगातार चौथी बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि इस सर्वेक्षण में गुजरात का सूरत जो है वह दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई जो है वह तीसरे नंबर पर आया था। आगे है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत शहरों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर के रूप में। आगे है कि 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले देश 47 शहरों की राजधानी पटना से सबसे नीचे पायदान पर रहा और पटना को 1552.11 अंक मिले। देश के 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले 382 शहरों में बिहार का गया शहर सबसे निचले पायदान पर रहा और 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के शहरी के रैंकिंग में 255 से शुरू होकर के 382 तक रही है। और इसके अलावा 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज वाले 12 राज्यों को भी बिहार सबसे नीचे पायदान पर रहा और 12वें नंबर पर रहे हैं बिहार के 760.40 मिले। 10 लाख से ज़्यादा के जनसंख्या वाले शहरों में बिहार का एकमात्र शहर पटना है और 10 लाख से कम आबादी वाले प्रमुख शहर में गया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भागलपुर, परसा बाजार, बिहार शरीफ, सहरसा इत्यादि शामिल हैं। गलवान घाटी सैन्य संघर्ष और बिहार रेजिमेंट 15 जून को 2020 की रात उत्तर लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। सेना की ओर से जारी शहीदों की सूची में 12 सैनिक बिहार के थे और झगड़े की शुरुआत जो है बिहार रेजिमेंट से थे और झगड़े की शुरुआत पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP 14 को खाली कराने से हुआ, क्योंकि यहाँ पर चीनी सैनिक अवैध रूप से टेंट लगाए हुए थे और इस झड़प में बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर CO कर्नल संतोष बाबू और जूनियर कमांडिंग ऑफिसर JCO कुंदन कुमार झा शहीद हो गए। और इसके अलावा शहीद होने वालों में शामिल थे सिपाही अमर सिंह कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार, गणेश कुंजाम, गणेश राम और कुंदन ओझा, राजेश राव, CK प्रधान, नायब सूबेदार नंदू और हवलदार सुनील सिंह इत्यादि। गलवान घाटी सैन्य संघर्ष में बिहार के निवासी बिहार 16वीं रेजिमेंट के 3 सपूत हवलदार सुनील कुमार जो सारण के थे और सिपाही कुंदन ओझा जो भोजपुर के हैं और JCO कुंदन कुमार झा जो सहरसा के हैं, ये भी शहीद हो गए। और कुंदन ओझा मूल रूप से भोजपुर जिला के बिहिया थाना क्षेत्र के पहरपुर गांव के रहने वाले थे। अब इनका परिवार झारखंड के साहिबगंज में रह रहा है। आगे बिहार रेजिमेंट भारतीय सेना के सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट में से एक है। इसका गठन वर्ष 1941 में हुआ था। बिहार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है कर्म ही धर्म है। बिहार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है कि कर्म ही धर्म है। रेजिमेंट का वाक्य है कि जय बजरंग बली और बिरसा मुंडा की जय। रेजिमेंट का वाक्य है कि जय बजरंग बली और बिरसा मुंडा की जय। अगला टॉपिक देखेंगे बिहार में आकाशीय बिजली का कहर। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने यानी वज्रपात से 25 जून 2020 को 83 लोग और 1 जुलाई 2020 को 11 लोग तथा 2 जुलाई 2020 को 26 लोग मारे गए। और राज्य सरकार ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी IITM के सहयोग से लाइटिंग सोर्सेस प्रणाली की स्थापना के लिए 7 स्थानों का चयन किया है, जिसमें से अभी तक 2 स्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार गया के कैंपस में और मधुबनी के समाहरणालय में स्थापित किया जा चुका है। और यह प्रणाली बिजली गिरने और तूफान आने के सटीक जानकारी देता है। IITM ने राज्य में इस प्रणाली की स्थापना के लिए सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार CUSB गया कैंपस का चयन किया गया।
IITM ने ऐसी दुर्घटना से संबंध में चेतावनी देने के लिए दामिनी ऐप का भी विकास किया है। दामिनी ऐप का विकास किया IITM ने। और वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने अगस्त 2019 में अर्थ नेटवर्क कंपनी को 4 वर्ष से समझौता किया था और इस कंपनी ने इंद्रवज्र नामक ऐप बनाया है। प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस ऐप को डाउनलोड करने वाले स्मार्ट मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता को बिजली गिरने के से 30 से 45 मिनट पहले अलार्म टोन से चेता। अगला टॉपिक है वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड में बिहार भी 1 मई 2020 को इस योजना के तहत शामिल कर लिया गया और इस योजना की शुरुआत जून 2019 में किया गया था। और इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड से अन्य दूसरे राज्य में भी सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकते हैं। और यह स्थिति तब लागू होगी जब राशन कार्ड धारक अपना मूल राज्य छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में रह रहा हो या फिर कार्यरत हो। आगे कि म्यांमार के राष्ट्रपति, अगला टॉपिक है कि म्यांमार के राष्ट्रपति को बोधगया यात्रा। म्यांमार के राष्ट्रपति के बोधगया की यात्रा। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंत सप्तानिक 2 सप्ताहिक यात्रा 2 दिवसीय यात्रा पर मार्च 2020 में बोधगया आए और राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने म्यांमार के राष्ट्रपति का गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर स्वागत किया और राष्ट्रपति के साथ 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ आए थे। आगे देखेंगे बिहार बजट 2020-21। बिहार बजट 2020-21 के अंतर्गत 25 फरवरी 2020 को राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 का 2,11,761 करोड़ रुपए के राज्य बजट पेश किया गया और यह उनका 11वां राज्य बजट भाषण था। वर्तमान बजट में पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में प्रस्तावित आवंटन 11,260.48 करोड़ रुपए से अधिक है। बिहार का बजट 2004-2005 में 23,825 करोड़ रुपए था, जो कि 2020-21 में बढ़ करके 2,11,761.49 करोड़ रुपया हो गया था। और इस प्रकार 2004-05 से 2020-21 तक के बजट के तुलना के रूप में 8 गुना की वृद्धि हुआ है। 2012-13 को छोड़कर राज्य 2008-9 में राजस्व बजट पेश कर रहा है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रीन बजट क्या है? तो ग्रीन बजट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकारें अपने बजट में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए मजबूत कदम उठाती है। और ग्रीन बजट हमें यह बताता है कि न केवल वर्तमान बल्कि आने वाले पीढ़ियां भी स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। वित्त मंत्री के अनुसार 3 साल में बिहार में 1,66,962 जल संरचना और 18,440 आहार और 28,013 पाइन और 1,16,000 जे कुओं का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। और इसके साथ ही 7174 नए जल स्रोत का भी निर्माण होगा और 30,711 सरकारी भवन में वर्षा जल संचयन की भी सुविधा शुरू की जाएगी। राज्य के 12 जिले में जैविक खेती की शुरुआत किए जाने का भी वित्त मंत्री ने उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने पटना शहर के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए एक पर्यावरण संबंधी पुरानी योजना का उल्लेख भी किया, जिसके तहत 408 करोड़ रुपए की राशि खर्च किया जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP 2020-21 के लिए वर्तमान कीमतों पर 1,85,797 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
और यह 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान से 11.1% अधिक है और कुल प्राप्तियों के आधार को छोड़ करके 1,84,352 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और यह 19,173 करोड़ रुपए के GSDP का 2.8% लक्षित किया गया है। राजकोषीय घाटा 2,374 करोड़ रुपए, GSDP का 2.97% पर लक्षित किया गया और पूंजीगत व्यय जो है वह 47,010 करोड़ रुपए, जबकि राजस्व व्यय जो है वह 1,64,751 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया। आगे है कि बकाया सार्वजनिक ऋण 2020-21 में 1,63,903.88 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 23.90% है और सार्वजनिक ऋण अनुमान में देयता सहित कुल ऋण हो जाएगा 2020-21 में 2,66,080.15 करोड़ रुपया, जो कि सकल घरेलू उत्पाद में 30.14% है। और इस बजट में 2020-21 में जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी आवास के आवंटन के राशि में सबसे अधिक वृद्धि जो है 8% देखी गई है, जबकि ऊर्जा के आवंटन की राशि में सर्वाधिक कमी 48% देखा गया है। और इस बजट में 2020-21 में राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को सबसे अधिक राशि यानी कि 35,191.5 करोड़ रुपए को आवंटन किया था, जो कुल बजट का 19.3% है। और इसके अलावा सड़क निर्माण के लिए 17,345 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य सेवा के लिए 10,937.68 करोड़ रुपए को आवंटन किया गया है। और इस बजट में 2020-21 में बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का 12.8% यानी कि 15,955.29 करोड़ रुपए आवंटित किए। 15 वर्ष पुराने वाहन पर प्रतिबंध, ये टॉपिक है 15 वर्ष पुराने वाहन पर प्रतिबंध। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 4 नवंबर 2019 को 15 वर्ष पुराने वाहन को परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। राज्य में यह आदेश 7 नवंबर 2019 को लागू किया गया था और इस फैसले के तहत 15 वर्ष पुरानी सरकारी वाहन अब राज्य में नहीं चलेंगे और साथ ही 15 वर्ष पुरानी व्यावसायिक वाहनों पर भी रोक लगा दिया गया है, जो सिर्फ पटना शहर के लिए है। और 15 वर्ष पुरानी निजी वाहन प्रदूषण चेक के बाद ही चलेंगे, जबकि किरासन तेल से ऑटो चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगला टॉपिक है बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में स्थित घोड़ा कटोरा झील के बीच में स्थापित देश में बुद्ध के दूसरे सबसे ऊंची प्रतिमा नवंबर 2019 में अनावरण किया और भगवान बुद्ध के 70 फीट के ऊंची यह प्रतिमा झील के बीच में 16 मीटर के दायरे में स्थापित किया गया है और इस प्रतिमा के निर्माण में 4500 घन फुट गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगला टॉपिक देखेंगे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर। भारत और नेपाल के बीच दूसरी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP का उद्घाटन 21 जनवरी 2020 को भारतीय और नेपाल प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था और बिहार राज्य में स्थित जोगबनी और नेपाल में स्थित विराटनगर दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार बिंदु है और 260 एकड़ विस्तृत इस ICP से प्रतिदिन 500 ट्रकों का आवागमन हो सकेगा। भारत और नेपाल के बीच बिहार में पहला ICP रक्सौल बीरगंज के बीच बनाया गया, जिसका 2018 में उद्घाटन किया गया था। अगला है कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। अगला टॉपिक है कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर और बिहार के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र का निर्माण भागलपुर वन प्रभाग के सुंदरबन में किया गया है और इस केंद्र का उद्घाटन जनवरी 2020 में किया गया और यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर में रहने वाले कछुए के पुनर्वास के लिए बनाया गया है और अपनी तरह का पहला कछुआ है। लगभग आधे हेक्टेयर में विस्तृत इस पुनर्वास केंद्र में एक समय में 500 कछुआ का आश्रय दिया जा सकेगा और इस केंद्र में घायल बीमार कछुओं के स्वास्थ्य पर होने
स्वास्थ्य होने तक रखा जाएगा और बाद में उन्हें उनके अधिवास में छोड़ दिया जाएगा। आगे कि भागलपुर में इसका केंद्र बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ गंगा नदी के पानी का प्रवाह पर्याप्त है और इसके अलावा नदी के बीच में कई बालू के टीले हैं, जिनके कारण यह क्षेत्र कछुआ के लिए आदर्श प्रजनन का क्षेत्र माना जाता है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य गंगा मिशन NMGC और भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार बांधों और बैराज प्रदूषण, अवैध शिकार, मछली पकड़ने के जाल फंसाने, उनके घोंसले को नष्ट करने आदि होने का खतरा तथा आवास के विखंडन और नुकसान के कारण कछुओं के जीवन पर खतरा बना रहता है। अतः ऐसे इलाके के लिए पुनर्वास केंद्र की आवश्यक समय की मांग है। अगला टॉपिक है CAQMS पटना। NTPC के सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों यानी कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना और कमीशनिंग के वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु CPCB के साथ 26 फरवरी 2020 को समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए और NTPC 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 25 CAQMS के स्थापना के लिए CPCB को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और बिहार में CAQMS को पटना में स्थापित किया जाएगा। आगे है बर्ड रनिंग स्टेशन। उत्तर भारत के पहला बर्ड रनिंग स्टेशन राज्य के भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है और इस संबंध में राज्य सरकार और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के प्रतिनिधियों ने 17 फरवरी 2020 को एक समझौता ज्ञापन MOU पर गुजरात के गांधीनगर में हस्ताक्षर किए और प्रवासी पक्षियों के जांच, निगरानी और अनुसंधान के समर्पित बर्ड रिंगिंग स्टेशन का मुख्य केंद्र भागलपुर के गंगा नदी के करीब होगा, क्योंकि वह प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थल है। बिहार बर्ड रिंगिंग स्टेशन वाला चौथा राज्य होगा और अभी देश में तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। अगला देखेंगे NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित। बिहार सरकार ने 25 फरवरी 2020 को प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट कर दिया कि राज्य में NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लागू नहीं होगा और बिहार NDA शासित पहला राज्य है जिसने NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में जनगणना के लिए NPR का फॉर्मेट वर्ष 2010 वाला ही होगा। NPR का नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें केवल ट्रांसजेंडर का कॉलम जोड़ा जाएगा। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।